हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 1 में बताया गया है कि कौन कौन से राजा थे और कैसे उनके राज्य हुआ करते थे, कौन कौन से जो ब्राह्मण वगैरह ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय कैसे बनते थे और ब्राह्मणों को ज़मीन कौन देता था, ये सब आपको अगर जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ओके। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। तो क्या था, 12th सेंचुरी में एक संस्कृत की बहुत बड़ी पोएम लिखी गई थी जो कंटेन की गई थी हिस्ट्री के राजा के लिए, हु रूल ओवर द कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया था। ओके। इट वॉज कंपोज बाई एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। ये जो कंपोज की गई थी एक ऑथर थे जिनका नाम था कल्हाना। याद रखना आप, संस्कृत की जो पोएम लिखी गई थी उनका नाम था ऑथर का कल्हाना। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज। उन्होंने जब ये पोएम लिखी तो उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज का इसमें इस्तेमाल किया, जैसे कि इंस्क्रिप्शन थे, इसमें इंस्क्रिप्शन पढ़े होंगे उन्होंने कहीं पर, जैसे इंस्क्रिप्शन होते हैं ना, जैसे पिलर वगैरह होते हैं उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, दीवारों पर लिखे होते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया, आई विटनेस अकाउंट्स, कुछ आई विटनेस अकाउंट भी देखे जो समय के गवाह रहे होंगे, एंड अर्लियर हिस्ट्री, और जो पुरानी हिस्ट्रीज थी उससे निकालकर उन्होंने एक पोएम की रचना की। टू राइट हिज अकाउंट अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज, बिल्कुल प्रशस्तीज के राइटर्स की तरह नहीं। प्रशस्तीज के जो राइटर होते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ राजा की तारीफें ही किया करते थे, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन वो करते थे। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो वो ये जो थे ऑथर थे ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे रूलर्स के लिए और उनकी पॉलिसीज़ के लिए। जो बात अगर सच है तो सच दिखाएंगे और अगर गलत थी वो बात तो उसको गलत ही दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल प्रशस्ति से अलग थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वॉरफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज हैं, जिन पर भी शासन हो रहा है, ये सारी जो है एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती हैं। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। उसी समय है ना, जो और एरियाज में भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट रीजन की, जैसे कहते हैं ना, हमला करते थे तो दूसरे राज्यों को भी अपने मिला लेते, इस तरीके से। वन पर्टिकुलरली प्राइस्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक जो मेन जो एरिया माना जाता था, एक रीजन माना जाता था, वो था कन्नौज सिटी का, गंगा वैली की जगह। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी वो जगह, तो हर कोई उसको हड़पने की सोचता था कि भाई ये वाला एरिया भी हमारे अंडर में आ जाए, ये वाला एरिया हमारे अंडर में आ जाए। फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा। ओके। कई शताब्दियों तक क्या हुआ, जो जितने भी शासक थे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहारा के थे, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज के थे, ये सब जो थे कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ते रहे। ओके। ये सब जो थे कन्नौज के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ लड़ते रहे। इनको लगता था कि कन्नौज को हम अपने अंदर मिलाने, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, क्योंकि यहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था थी, कावेरी नदी इसमें इधर की साइड ही आ रही थी, पानी की अच्छी व्यवस्था थी और बहुत सारी चीज़ें थी, गंगा वैली की जगह थी ये। तो क्या था, सबको ये लगता था कि ये हमारे अंडर में हो जाए, तो ये तीनों पार्टियाँ जो थी आपस में लड़ती रहती थी। इसीलिए बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉ कन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई झगड़े में 3 पार्टीज का जो था जो है मिलीजुली भगत थी। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्राई पार्टी स्ट्रगल, इसीलिए हिस्टोरियंस जो है इसको ट्राई पार्टी स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राई पार्टी स्ट्रगल में कौन कौन सी जो है डायनेस्टी शामिल थी, तो थी गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज। याद रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। रूलर्स जो थे, जितने भी वहाँ उस समय के शासन काल में शासक थे, है ना, जो राजा थे, वो क्या करते थे, वो अपनी पावर का यूज़ करते थे बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाने में, बनवाते थे। सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम्स, और कभी कभी वो क्या करते थे, जैसे दूसरे राज्यों पर अटैक करते थे, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स, और वो जो है उनके जो टारगेट होते थे वो टेम्पल्स होते थे बड़े बड़े, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीमली रिच माने जाते थे, क्योंकि देखो सोने के मंदिर हुआ करते थे, सोने के मंदिर हुआ करते थे और क्या कहते हैं, सोने की मूर्तियां हुआ करती थी, तो लोग ना उनको हड़पने की सोचते थे राजा जो थे, तो उनका जो टारगेट हुआ करता था वो टेम्पल्स हुआ करते थे। वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। ऐसा ही एक रूलर था महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान का। ही रेड द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, 1000 से लेकर 125 तक उन्होंने शासन किया। उन्होंने क्या करा, 17 बार विद अ रिलीजियस मोटिव, एक रिलीजियस मोटिव से
जो है रेड डाली। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल, उनका जो टारगेट होते थे वो हमेशा वेल्दी टेम्पल्स होते थे, मतलब अमीर मंदिर, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोना, इसमें ही एक मंदिर था सोमनाथ गुजरात में, ठीक है। तो मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। तो यहाँ से जब सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था, गुजरात में है वो, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सारा जो है सोना चांदी पैसा वो यहाँ से बहुत ज़्यादा ले गया था, और वहाँ जाकर उसने एक अपना कैपिटल सिटी गजनी बनाया था, यहाँ से बहुत ज़्यादा लूट मार करके वो ले गया था। ओके, चलिए। Other kings who engaged in warfare included the Chamanas, later known as the Chauhans। और जो दूसरे राजा थे वो बाद में वॉरफेयर में शामिल हुए, वो छमानास के नाम से जाने जाते थे पहले, बाद में इनको चौहान के नाम से जाना जाने लगा। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वो अपना जो है कंट्रोलिंग पावर जो थी उनकी वो वेस्ट और ईस्ट में बढ़ा रहे थे। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गैरदावल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पर वो चालुक्यास और जो है गैरदावल्स के जो है अपोजिट थे उत्तर प्रदेश में। द चमानास रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड, 1168 से 1192 तक था रहा था इनका वो, हु डिफीटेड अ तुर्क रूलर नेम्ड सुल्तान, ठीक है। द छमानास जो रूलर थे पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, उन्होंने एक तुर्क रूलर थे सुल्तान को नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 में उनको हराया था। याद रखना किसने किसको हराया, तो पृथ्वीराज थर्ड ने 1168 से 1192 तक इन्होंने रूल किया था। तो इन्होंने जो है एक तुर्क रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गौरी 1191 में इनको पराजित किया था, इनको हराया था। बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट, और अगले ही साल लेकिन क्या हुआ था, इनको उनसे जो है हार मिली थी, अगले साल उन्होंने इसको हरा दिया था 1192 में, ठीक है। चलिए, अ क्लोजर लुक द चौलास, अब चौलास के बारे में थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे हम। फ्रॉम उरैयापुर टू तंजावुर, हाउ डिड द चौलास राइज टू पावर, अब चौलास ने इतनी सारी पावर कैसे बनाई, उनको इतनी सारी पावर कैसे मिली। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटरायर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, एक जो छोटी सी फैमिली थी जो कि मुटरायर हेल्ड कावेरी डेल्टा के नाम से जानी जाती थी। दे वर सब ऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट पल्लव किंग्स जो थे कांचीपुरम में उनके साथ रहते थे वहाँ पर। विजाल्या हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चौलास फ्रॉम उरैयापुर, विजाल्य जो थे जो कि एंशियंट चीफली फैमिली से बिलोंग करते थे चौलास की उरैयापुर में, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुतर्रैयापुर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के बीच में उन्होंने कावेरी डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। किसने जमाया था, विजाल्या ने, ठीक है। तो ही बुल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ सुदनी देयर, उन्होंने वहाँ पर एक जो है टाउन बसाया तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉड, और एक मंदिर बसाया निशुंभ सुदनी देयर, वहाँ पे जो है निशुंभ सुदनी देवी का एक मंदिर बसाया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिएगा ये है चौलास, देखो कितना सारा जो है इनका जो है इतना सारा जो बाउंड्री कवर कर रखी है इन्होंने, सारा एरिया जो है इनका है, ठीक है, चौलास, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये जो कावेरी डेल्टा आ रहा है ना, तो क्या है, कावेरी नदी जो है इधर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, तो यहाँ से छोटी 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 नदियाँ निकलती हैं जो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, है ना। तो यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए सब इसको हड़पना चाहते हैं, सब चाहते थे कि ये हमारे अंडर में हो जाए, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ विजाल्या कंक्यूड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, अब विजाल्या ने क्या करा, सफलता हासिल करता चला गया, वो जीतता चला गया, उसने अपने पड़ोसी जितने भी राज्य थे उनको साइज और पावर में बढ़ा कर लिया, ठीक है, वो आगे तक जो है उसको बढ़ा करते चले जा रहे थे। ओके, चलिए। द पांड्यान एंड द पल्लवा टेरिटरीज इन टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, तो जब वो अपना साइज और पावर अपने राज्य का बढ़ाते चले जा रहे थे, तो पांड्यान और पल्लवा टेरिटरीज जो थी साउथ में, वो बाद में नॉर्थ में एक राज्य का जो है हिस्सा बने। राजा राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चौला रूलर, राजा राजा वन जो थे वो मोस्ट पावरफुल चौला रूलर माने गए। बिकेम किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और उन्होंने क्या करा, वो राजा बने 985 में, और बाद में क्या करा, उन्होंने बहुत बड़ी एरिया को अपने अंदर में कर लिया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उन्होंने जो है अपने एम्पायर का जो है रिऑर्गेनाइज किया और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है मतलब रिऑर्गेनाइज जो है एडमिनिस्ट्रेशन किया, एम्पायर को मतलब बढ़ावा दिया और ज़्यादा उसको विस्तार किया, उसका बढ़ा फैलाते चले गए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया। राजा राजा सन राजेंद्र, अब राजा राजा के जो बेटे थे राजेंद्र वन कंटिन्यू हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली, तो उनकी जो पॉलिसीज भी ऐसी रही क्योंकि उनके पिता भी जब ऐसे थे, तो राजेंद्र वन ने भी क्या करा, अपनी पॉलिसीज जारी रखी, उन्होंने बाद में गंगा वैली की तरफ जो है अपना जो है एक्सपेंड किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ वेस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपेडिशन, और बाद में उन्होंने एक नेवी को भी डेवलप किया, मतलब उन्होंने आर्मी जैसे होती है नेवी, इस तरीके से एक नेवी को भी डेवलप किया वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है।
ओके, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं अब। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजापुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है, एक दो बड़े बड़े टेम्पल तंजापुर और गंगईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजा राजा एंड ये आपको याद रखना है कि कौन सा टेम्पल किसने बनवाया, ठीक है। तो राजा राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स, ये जो दोनों जो हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मतलब एक चमत्कार है, मार्वल्स में चमत्कार हैं। तो दो बड़े बड़े मंदिर हैं तंजापुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो किसने बनवाए थे? राजा राजा और राजेंद्र ने। तो ये आर्किटेक्चर का और स्कल्पचर बहुत बड़ा मतलब एक नमूना है, चमत्कार है, ठीक है। चलिए ओके, देखो ये पढ़ो इसके बारे में। द टेम्पल एट द गंगईकोंडा चोलापुरम, नोटिस द वे इन विच द रूफ टेपर्स। आप इसकी जो रूफ है वो देखिएगा किस तरीके से यहाँ से बनी है और किस तरीके से टेपर होती चली गई है ना, इस तरीके से टेपर होती चली गई है। ऑल्सो लुक एट द एलाबरेट स्टोन स्कल्पचर, और इसमें जो है स्टोन स्कल्पचर है उनको भी देखिए, है ना। यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल, और किस तरीके से जो इसकी आउटर वॉल्स हैं वो सजाई गई हैं, डेकोरेट की गई हैं। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। चोला टेम्पल्स में क्या था, बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, जैसे लेबर होती है ना, काम करती थी, तो वो सब उसके अंदर ही रहते थे। इसमें सेटलमेंट्स की एक अच्छी व्यवस्था थी। दीज वर सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी एक सेंटर थे। क्राफ्ट में जैसे बहुत सारे आते हैं, आर्टिशंस आते हैं, है ना, बुनकर वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाई अदर्स। तो टेम्पल्स में क्या था, जो उसके जो रूलर्स थे ना, एक के बाद एक जो रूलर्स थे वो इस पर शासन कर मतलब उन्होंने इसको बनवाया था। तो द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू द मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। जैसे इसमें क्या कहते हैं, जो लोग काम करते थे ना, जिन्होंने इसको बनाया था, तो वो सब यहाँ पर रहने भी लगे थे। जैसे कि प्राइस्ट हो गए, पुजारी, गार्लैंड मेकर्स, फूल वाले, माली, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एटसेट्रा, ये सब जो है यहीं पर रहते थे, यहीं पर काम करते थे मंदिर में, और यहीं पर ये लोग रहते थे। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये जो मंदिर था, ये केवल जो मंदिर जो थे दो ना, ये केवल पूजा का स्थान नहीं थे, यहाँ पर पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि क्या था, ये सब लोग इसमें जो है मिलजुल कर काम करते थे और मिलजुल कर एक साथ रहते भी थे। दे वर द सेंटर्स ऑफ बल्कि जो थे सेंटर्स थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का, ठीक है, याद रखना आप लोग, ये सिर्फ पूजा का ही स्थान नहीं थे, ये सेंटर थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। इसके अलावा क्या था, यहाँ पे जब क्राफ्ट का काम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो इस यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थी। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस वर कंसिडर्ड अमोंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा, है ना, चोला ब्रॉन्ज जो इमेजेस बनती थी वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट मानी जाती थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डिटीज़, इसमें से बहुत सारी जो मूर्तियाँ होती थी वो तो डिटीज़ की होती थी, यानी देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कभी कभी इसमें जो है भक्तों की भी जो है मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यानी कि डिवोटीज, ठीक है। जैसे अगर देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी इसके अंदर, तो इसमें भक्तों की भी मूर्तियाँ थी। इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट जो है इन द वर्ल्ड मानी जाती थी, यानी बहुत जो है आर्किटेक्चर का और स्कल्पचर का बेहतरीन नमूना हुआ करती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और ये वाली वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।